नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में राज्य सरकार ने एक बार फिर से तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि जल्द ही उपचुनाव भी हो सकते हैं और उपचुनाव में निकाय चुनाव एक बार फिर से चुनौतियां सामने आने वाली हैं सभी राजनीतिक दलों के सामने। और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। एक तरफ का जहां बीजेपी केदारनाथ में जीत के बाद उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना होगा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि तमाम पार्टियों ने दमखम लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का खोया मनोबल भी वापस लेकर आना है। और ऐसे में आप भी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दल अब तैयारियों में जुट चुके हैं। को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव से पहले सभी दलों ने तैयारियां तेज कर ली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। जल्द ही राज्य में उपचुनाव भी हो सकते हैं और उपचुनाव के लिहाज से ये तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर ली हैं। आपको बता दें कि राज्य में जल्द ही निकाय चुनाव भी हो सकते हैं और केदारनाथ में जीत के बाद से बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाना होगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब निकाय चुनाव हो सकते हैं और किस तरह की तैयारियां हैं सभी पार्टियों की? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दिया। सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्तर से लगातार तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बैठक की। बैठक में जिला स्तरीय बैठक हुई, जिला अध्यक्षों को उसमें बुलाया गया, उनसे सूची भी ली गई जो जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और उसके बाद सूची लेने के बाद जो है उससे फीडबैक भी दिया जाएगा, पब्लिक सर्वे कराया जाएगा। पब्लिक सर्वे के आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जो है वो घोषित करेगी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी करती है। कांग्रेस पार्टी में भी जो है जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव को लेकर, और कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी यूपीडी ने भी अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है और लगातार सभी दलों की तैयारियां जुटे हुए हैं। लेकिन कई तरीके की चुनौतियां राजनीतिक दलों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रत्याशी चयन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती होगी। दलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और कहा गया था कि बीजेपी को दिया जाएगा। ऐसे में ये सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी। वहीं कांग्रेस के सामने जो कार्यकर्ताओं का मनोबल खोया है उसे वापस लाना जो है एक बड़ी चुनौती रहेगी। दोनों ही दल किसी मुद्दे दल है और सभी सदस्य के सामने काफी चुनौतियां अलग चुनाव कब तक होंगे माना जा रहा है कि दिसंबर तक चुनाव प्रदेश में हो सकते हैं, लेकिन चुनाव तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आखिर निकाय चुनाव कब तक होंगे। लेकिन जैसे ही निकाय चुनाव की सूचना जारी होगी उसके बाद राजनीतिक दल पूरे तरीके से अपनी ओर में नजर आएंगे। अरुण, इस बार किस तरह के मुद्दे भी हावी रह सकते हैं निकाय चुनाव में और क्या माने पार्टियों की ओर से किस तरह की तैयारी की जा रही है? क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका वर्चस्व ही अब बीजेपी और उत्तराखंड में कांग्रेस में समा गया है। चाहे तो हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें या फिर यूकेडी की बात कर लें, बहुत ही ज्यादा जो उनके पास मैन पावर है वो नहीं होती है इस समय। जी विशाल, बिल्कुल देखिए, तमाम मुद्दे निकाय चुनाव में जो हावी रहेंगे, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरीके के तमाम मुद्दे और बात जो है निकाय चुनाव में बाहर की मुद्दे सुरक्षा को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर, इस तरीके के तमाम मुद्दे निकाय चुनाव में इस बार हावी रहेंगे। इसके साथ साथ ही जो अन्य राजनीतिक दल है उनका भी दिया है। क्रांति दल की बात करें, क्रांति दल की वृत्तीय दल है, पाकिस्तान में जो वर्चस्व का प्रदेश में फिलहाल खोया हुआ है उसे पुनः वापस लाना उनके सामने चुनौती रहेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव पहले हालांकि लड़ी थी 2022 में, लेकिन इसमें राजनीतिक वर्चस्व आम आदमी पार्टी का नहीं है, तो निकाय चुनाव में
आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा, सभी निकायों में चर्चा की आम आदमी पार्टी भी करेगी। लेकिन ऐसे में जब अधिसूचना जारी हो जाए उसके बाद पार्टी की तैयारी ये तमाम जी बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड सरकार ने 14 नई नीतियां तैयार की हैं ताकि सशक्त उत्तराखंड के लिए काम किया जा सके। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर है और सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए 14 नीतियां तैयार हुई हैं। नीतियों पर कैबिनेट भी मोहर लगाएगी। कृषि, उद्यान, अवस्थापना, पर्यटन से जुड़ी नीतियां हैं। आयुष और वित्त विभाग से भी हैं ये नीतियां। 5 साल में राज्य की जीडीपी को दुगना करने का भी लक्ष्य। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने का भी रखा गया है लक्ष्य। आपको बता दें कि 3,46,206 करोड़ से बढ़ाकर 5,47,000 करने का भी लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीडीपी को दुगना करने का लक्ष्य भी राज्य सरकार ने रखा है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये नीतियां रहने वाली हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है इन नीतियों में? जी विशाल, उत्तराखंड बनाने को लेकर धार्मिक सरकार लगातार कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन 2025 तक जो है उत्तराखंड के अंदर में राष्ट्रीय स्थापित करना है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार का भी विजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार ये उत्तराखंड की तरह से कह चुके हैं कि उत्तराखंड को स्वच्छ राज्य बनाने के लिए 2025 तक मिलकर अपने राज्य प्रदेश सरकार लगातार कार्य भी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक भी करते हैं, लगातार बैठकें भी करते हैं। जो योजनाएं चल रही है उनको लेकर समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं और फीडबैक जो है अधिकारियों से लेते हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए 14 नई नीतियां सरकार जो है लाने जा रही है, जिसमें की कैबिनेट की मुहर भी इस पर लगी थी और उसके बाद नीतियां जो है वो लागू हो जाएगी। और ऐसे में ये जो नीतियां हैं कृषि विभाग, विज्ञान विभाग, अवस्थापन, पर्यटन, आयुष विभाग को जरूरी नीतियां हैं और ऐसे में नीतियों को बनाया जाएगा तब के बाद लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ही उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना भी जो है प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। उसे 1,40,000 से बढ़ाकर जो है 3,40,200 करोड़ से बढ़ाकर जो है 7,61,000 करोड़ करने का लक्ष्य प्रदेश सरकार की। जी बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विकासनगर में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर और सम्मी प्रकाश की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि बिजली विभाग में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रीपेड मीटर लगाए जाने का विरोध भी किया गया। साथ ही प्रदर्शन कांग्रेसियों ने अधिशासी अभियंता को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने प्रीपेड मीटर लगाकर जनता का शोषण न करने की भी मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि इस योजना पर तत्काल रोक लगाई जाए। विभाग को भी हम इस बात से सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि आम जन, अभी जो विकास नगर का जनमानस है, जो एक घर में जहां बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, अनपढ़ भी हैं, जो किसी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते। और उस कंडीशन में जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, घर में वो कौन सा व्यक्ति होगा जो उस समय उसको रिचार्ज कर सके? तब आपको पूरा टाइम अंधेरे में रहना पड़ेगा जब तक वो बंदा नहीं आ जाएगा जिसके फोन से आपका वो ऐप डाउनलोड है और जिसे रिचार्ज होना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई तकनीकी सुविधा क्षेत्र को दे रहे हैं तो उससे पहले उस तकनीकी सुविधा के लिए लोगों को तैयार तो कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धरातल पर कुछ तैयारी करती नहीं है और हर चीज़ को थोपा जाता है आम जन के ऊपर। आप ये देखिए कि कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, वो सिर्फ बुजुर्ग 2 व्यक्ति घर में रह रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से और सरकार से कि वो व्यक्ति क्या उस टेक्नोलॉजी को अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। मेरे खुद के पिता बुजुर्ग हैं और वो नहीं जानते कि वो फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है, कैसे रिचार्ज कराना है। तो सरकार पहले धरातल की स्थिति को देखिए। सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, पब्लिक गरीब है, कई 2 महीने के बिल कई बार इकट्ठे दिए जाते हैं। ये तो टीवी की तरह हो गया, जैसे टीवी में रिचार्ज आपका खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया। हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना यह है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
और साथ ही घटनास्थल से पिस्तौल, खोखे और बेसबॉल बैट भी बरामद कर लिया गया है और आगे की जांच में भी पुलिस जुट गई है। आज रानीपुर थाना क्षेत्र में टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक बंद बड़े मकान में आज शाम के समय जो उनके किराएदारों द्वारा ये जब सूचना आई थी कि नीचे दरवाज़ा बंद करके उनको फायर की आवाज़ सुनाई दी है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर जब दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस अंदर आई तो यहाँ पर 3 लोग मृत पाए गए थे, जिसमें जो एक मृतक है राजीव अरोड़ा जिसकी उम्र करीब 60 साल है, उसके साथ ही उसकी वाइफ सुनीता अरोड़ा और उनकी जो सास है, ये तीनों लोग मृतक हैं। यहाँ पर जो प्रथम दृष्टि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गोली मारने के बाद और एक बेसबॉल बल्ले को यूज़ करने के बाद ये इन्होंने यहाँ पर आत्महत्या करी है। ये एक यहाँ पे टेनेंट रहते हैं, टेनेंट के द्वारा सूचना दी गई कि जो नीचे इनके मकान मालिक का रूम है वो खुल नहीं रहा है। इस सूचना पे जब पुलिस यहाँ पे आई और दरवाज़ा को खोला गया तो उसमें 3 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, 2 महिला थे और 1 पुरुष। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हरिद्वार से। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है मामले में? बिल्कुल, देखिए विशाल, रणपुर कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पे 2 हत्या के बाद एक आत्महत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक युवक ने पहले अपनी पत्नी और उसके बाद अपनी सास को गोली मार के उनकी हत्या कर दी, फिर पुलिस से बचने के लिए अपने आप को भी गोली मार लिया। हालांकि ये पूरा मामला जो परिवार में एक रंजिश चल रही थी उसको लेके हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके की घटना थी इसको यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनका भी दिल दहल गया, क्योंकि एक साथ 2 हत्या और आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद में यहाँ पे जो एसएसपी हरिद्वार थे वो मौके पर पहुंचे थे, पूरे मामले की जांच की जा रही है और यहाँ पे इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ये पूरी घटना किस वजह से हुई है, क्योंकि अभी तक जो पुलिस जांच से सामने आया ये बात निकल के सामने है कि यहाँ पे लंबे समय से पति पत्नी में आपस का विवाद चल रहा था। ये जो पूरा परिवार था ये दिल्ली का रहने वाला था, यहाँ पे रहकर काम कर रहा था, लेकिन अब किस बात को लेकर में झगड़ा हुआ था अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की है। महानिदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। उन्होंने ये भी बताया है कि 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की भी संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है, जिसकी वजह से प्रदूषण में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अगर नवंबर मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें जहाँ बारिश या बर्फ़बारी की अगर बात करें उत्तराखंड के लिए तो ये सबसे ड्राई मंथ हमारा है। इसका अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 6.4 mm के आसपास है और इस समय तापमान देखें तो तापमान हमारे करीब करीब सामान्य के आसपास ही चल रहे हैं, 1-8 डिग्री ऊपर नीचे इस तरह का है, बाकी सामान्य के आसपास है। हाँ, ये है कि बारिश नहीं होने से चाहे वो पॉल्यूटेंट्स है या एरोसोल्स है उसका वो कहीं ना कहीं बढ़ता है फिर हवा में। अगर बारिश नहीं होती, बारिश होने से सब चीज़ें सेटल होती है तो वो ठीक हो सकता है कि थोड़ा पोल्यूशन लेवल हायर साइड पे होगा, लेकिन अदरवाइज देखें तो नॉर्मल है। इस समय जो विंड है पैटर्न या फिर जो है टेम्परेचर है ये सब नॉर्मल के आसपास है और ऐसे तो फेयर वेदर आपको दिख ही रहा है, धूप अच्छी खिल रही है और कोई फॉग या इस तरह की भी चीज़ें अभी तक नहीं मिल रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक हैं। और बारिश की जहाँ तक बात है तो इस मंथ में सबसे कम होती है ऐसे भी, और अभी 8 से 10 दिन आगे भी देखें तो उसमें भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। 1-2 तारीख जब आप दिसंबर में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ सकती है 2-3 तारीख में, 1 तारीख में, लेकिन बारिश की उसमें भी संभावना अभी उत्तराखंड में नहीं दिखती। लोक फिल्म मेरे गांव की बाट का ट्रेलर रिलीज हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। फिल्म का नाम मेरे गांव की बाट है, यानी मेरे गांव का रास्ता। कहा जा रहा है कि यह फिल्म इतिहास लिखेगी। लोग कह रहे हैं कि दाद देनी होगी उन लोगों की जिन्होंने इस फिल्म को बनाने की सोची, हिम्मत की और आखिरकार कामयाब भी हुए। दरअसल जौनसारी में अब तक कोई भी फिल्म नहीं बनी थी। फिल्म बनाने को लेकर लंबे समय से चर्चाएं तो थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन के.एस. चौहान और उत्तराखंड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अनुज जोशी की टीम ने उस सपने को साकार कर दिखाया है, जिसका लंबे समय से उत्तराखंड वासियों को इंतजार था।
मेरे गांव की बाट फिल्म के निर्माता आयुष गोयल और अभिनव चौहान हैं। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी और उत्तराखंड में भी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, लिहाजा कई सवाल उठ रहे हैं। और इन सब के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उनके बयान पर सवाल उठ रहा है कि क्या हरीश रावत हार के लिए जनता को जिम्मेदार बता रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की रणनीति में बदलाव करने जा रही है। हरीश रावत के बयान पर किस तरह की राजनीति हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड लोगों से बात करेंगे, नहीं तो राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का यह बयान उपचुनाव में हार की बौखलाहट है या कुछ और, यह अलग बात है। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में दूसरे दलों की तरह ही चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में बदलाव करेगी। सवाल यह है कि क्या हरीश रावत जो कह रहे हैं उस पर पार्टी हाईकमान को विचार करने का वक्त आ गया है। आगे क्या होगा ये तो कांग्रेस के नेता ही जानते होंगे, लेकिन हरीश रावत का यह कहना कि हम भी क्यों जनता के मुद्दों को उठाएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। जहाँ तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा। मैं खुली बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है, और ये तय करना पड़ेगा। और बात करेंगे हम उत्तराखंड के लोगों से, क्योंकि हमारे पास जीवन का ही सीमित समय है, तो हम उसमें उत्तराखंड लोगों से बात करेंगे। नहीं तो राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। फिर हम इन सरोकारों की बात क्यों करें, फिर हम इन ऐसे सवालों को क्यों उठाएं, क्यों उन पर अपनी जिंदगी और अपनी ताकत को दांव पर लगाएं। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस के मनोज रावत और बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के बीच मुकाबले में आशा नौटियाल की जीत हो गई, जिसके बाद मीडिया के सवालों पर हरीश रावत का कहना है कि मनोज रावत केदारनाथ की जनता की आवाज उठा रहे थे, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। हरीश रावत का कहना है कि यह कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि जन सरोकारों की हार है। हरदा कहते हैं कि नतीजे चिंताजनक है। उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है, इसे लेकर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। देखिए, मैं नतीजों से चिंताग्रस्त हूँ, क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है, और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे,
पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे, और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत का हार के बाद दर्द कुछ इस तरह से छलका है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस स्थिति में हम भी जनता के मुद्दों को क्यों उठाएं। हरदा इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि मनोज रावत केदारनाथ के साथ ही उत्तराखंड के जनहित के मुद्दे उठा रहे थे, उसके बाद भी जनता ने उनका साथ नहीं दिया। हरीश रावत और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।